महंगी साड़ी। सुधा आज बहुत खुश थी। पूरे 2 साल बाद अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने मायके जा रही थी। स्टेशन पर भैया पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहे थे। सुधा, तुम अकेली? जीजाजी और बच्चे नहीं आए? सुधा को देखते ही भैया ने पूछा। भैया, वह उन्हें बहुत ज़रूरी काम है और बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसलिए पहले से नहीं आ पाए। शादी के दिन पहुंच जाएंगे। सुधा घर पर पहुंची तो रागिनी भी बुआ को देखते ही उनके गले लग गई। रागिनी को छूते ही सुधा की आंखें भीग गई। तुझे अपने हाथों में खिलाया है, ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। और आज तो इतनी बड़ी हो गई कि 5 दिन बाद तेरी शादी है। सुधा ने मन ही मन सोचते हुए रागिनी की न जाने कितनी बलाइयाँ ले डाली। तभी भैया ने रेवती भाभी को आवाज़ दी। तुम कब आई? इन्होंने तो बताया ही नहीं कि तुम आज ही आने वाली हो। अभी तो शादी के 5 दिन बाकी हैं। रेवती ने झूठी हंसी देते हुए कहा। भैया ने आंख दिखाई तो रेवती मुंह बनाते हुए चली गई। रेवती के स्वभाव से सुधा अच्छी तरह परिचित थी। माँ बाप के जाने के बाद मायका तो बस भैया भाभी से ही बचा था। उसमें भी भाभी ऐसी जिसे ना तो सुधा से कोई लगाव था, ना कोई अपनापन। वह तो भैया के कारण ही रिश्ता चल रहा था। रेवती अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। माँ बाप के गुजरते ही उनकी सारी ज़मीन जायदाद रेवती के नाम आ गई। रेवती पर पैसों का घमंड था। शादी के बाद से ही घर की बागडोर रेवती ने तुरंत अपने हाथों में ले ली थी। अपनों के लिए रेवती का स्वभाव रूखे से और रूखा होता गया। रेवती के स्वभाव के चलते ही सुधा के बच्चे भी मामा के यहाँ आना पसंद ना करते, इसलिए सुधा ने रक्षाबंधन पर भी आना कम कर दिया था। पर उसकी राखी हमेशा ही समय पर आती। पर अब जब रागिनी की शादी तय हुई तो खुद को रोक ना पाई। भाभी मुझे पसंद नहीं करती, इसमें रागिनी और भैया का क्या दोष? और अगर मैं ना गई तो बुआ के फर्ज और रस्में कौन निभाएगा? इसी मोह में सुधा खींची चली आई। रेवती जो भी बोलती सुधा ध्यान न देकर हंसी में टाल जाती। शादी की सारी जिम्मेदारियां आते ही अपने कंधों पर ले ली। चाहे मेहमानों को देखना हो या फिर हलवाई को निर्देश देना हो, सारे काम सुधा ऐसे देख रही थी जैसे उसकी खुद की ही बेटी की शादी हो। वैसे सुधा ने रागिनी को अपनी बेटी से कम समझा भी नहीं। दूर से ही सही, पर कभी जन्मदिन तो कभी त्योहारों पर हमेशा ही उपहार भेजती रही। आज रात को सुधा जब कमरे में पहुंची तो पीछे से रेवती भी चली आई। तुम तो जानती हो सुधा, रागिनी की शादी कितने ऊंचे और बड़े घर में हो रही है। एक से बढ़कर एक वीआईपी लोग शादी में आएंगे। कल रागिनी को हल्दी की रस्म है और रीति अनुसार बुआ के लाए कपड़ों में ही लड़की को हल्दी लगाई जाती है। इसलिए मैं यह साड़ी लाई हूँ। कल कहीं हमारी नाक ना कट जाए, इसलिए सबके सामने अपनी तरफ से यही महंगी साड़ी रागिनी को उड़ाना। वैसे भी इतनी महंगी साड़ी तो तुमने कभी सपने में भी नहीं देखी होगी, फिर रागिनी को देना तो बहुत दूर की बात है। रेवती सुधा का जवाब सुने बिना ही साड़ी उसके हाथों में देते हुए चली गई। अगले दिन लगभग सभी मेहमान आ चुके थे। रागिनी को हल्दी और मेहंदी की रस्म भी शुरू होने वाली थी। सभी बुआ का इंतज़ार कर रहे थे। दुल्हन की बुआ कैसी और कितनी महंगी साड़ी लाई है। तभी सुधा ने आकर सभी को चौंका दिया। एक से बढ़कर एक 5 साड़ियाँ रागिनी को उड़ा दी। हर साड़ी अलग डिज़ाइन और रंग की थी। सभी औरतें देखती ही रह गईं। अरे वाह सुधा, वैसे तो बुआ एक ही साड़ी लाती है, पर तुमने तो 5-5 साड़ियाँ दुल्हन को उड़ा दी, वह भी एक से बढ़कर एक। देखने में भी बहुत महंगी लगती है। बहुत किस्मत वाली है रेवती जो इतनी अच्छी ननद मिली है, वरना आजकल की ननदें तो सिर्फ मायके से लेना ही जानती हैं। रेवती की एक दोस्त ने कहा। इन सब की क्या ज़रूरत थी बुआ? रागिनी ने बुआ को गले लगाते हुए कहा। तेरी बुआ पैसों की गरीब ज़रूर है, पर दिल से नहीं। मेरा बस चले तो ना जाने क्या क्या तुझ पर न्यौछावर कर देती। यह सब तो कुछ भी नहीं है, सुधा ने रागिनी का माथा चूमते हुए कहा। रेवती पास खड़ी चुपचाप देखती रही।
उसके मन ही मन में ग्लानि महसूस हो चली थी। साधारण सी साड़ी से कहीं मेरी नाक न कट जाए, इस डर से मैंने सुधा को कल बहुत शर्मिंदा किया। पर आज सुधा ने न केवल मेरी शान बढ़ा दी बल्कि मेरी आंखें भी खोल दी। माफ़ करना भाभी, अगर यह साड़ी आप मुझे प्यार और अपना समझकर देती तो इसे आपका आशीर्वाद समझकर रागिनी को ज़रूर देती। पर इसे देने में भी आपका ही स्वार्थ छिपा था। इसमें आपका अभिमान साफ झलक रहा था, इसलिए इसे मैंने अपना नाम देकर रागिनी को उड़ाना ठीक ना समझा। माना मेरी हैसियत आपके बराबर की नहीं, पर अपनी भतीजी के लिए इतना तो कर ही सकती थी। मेहमानों के जाने के बाद सुधा ने रेवती को साड़ी लौटाते हुए कहा, अच्छा चलती हूँ, वैसे भी बुआ की रस्म तो हो ही चुकी है। मेरे रुकने से कहीं आपकी शादी की चमक फीकी ना पड़ जाए। सुधा ने कहा तो रेवती सुधा के पैरों में गिर गई। मुझे माफ़ कर दो सुधा, आज मैं समझ चुकी हूँ कि अपनों के बीच दिखावे और रुपए पैसों का कोई मोल नहीं। तुम्हारे बिना रागिनी की शादी भला कैसे हो सकती है। सुधा ने झट से रेवती को गले लगा लिया। आज पहली बार ननद और भाभी के खिलखिलाने की आवाज़ से भैया के चेहरे पर मुस्कान छाई थी। आशा करती हूँ आप सभी को ये छोटी सी स्टोरी पसंद आई होगी। ऐसी ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।